हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूपी टेबल का 26 अक्टूबर 2018 का जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में भारत रजत पदक सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के जिला से संबंधित हैं। तो कौन से जिला से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायबरेली से। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी और 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया। तो कौन से जिले से चुना गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ नगर से। अगला प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के ऑप्शन नंबर सी, एटा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये स्थित है फैजाबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो अप्पा जी किसे बुलाया जाता था? ये बुलाया जाता था ऑप्शन नंबर ए, गिरिजा देवी को। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। तो ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर नाथ संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराजगंज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ की स्थापना की खालसा निष्ठावान समुदाय ने, जिसने अपने विश्वास के 10 प्रतीकों को पहनते और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो ये किसने स्थापना की थी खालसा पंथ की? तो ये की थी श्री गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो वो है 8.46 मीट्रिक टन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? ये किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य सबसे बड़ा फल उत्पादक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो वित्तीय वर्ष 2017 और 18 में जो भारत के व्यापार घाटे की राशि थी वो थी 156.80 बिलियन डॉलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री, एकदम गलत है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? तो इनमें से कौन सा सही मिलान है? देखिए, अनुच्छेद 19 संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19 किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो ये सारे तो एकदम सही है। तो कौन सा गलत है? 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, तो ये गलत है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसकी सलाह पर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। एक सेकेंड,
इसका सही उत्तर है, इसका प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। या APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी और GK का प्रश्न है, तो ये वाला प्रश्न आप लोगों को बताना और इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी है ऑप्शन डी अम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ये है ऑप्शन बी तोगरो। अगला प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? तो मोबाइल में एक ऐप जो चलाया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन बी साथी ऐप चलाया गया था। अगला देखते हैं, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया है? किसके साथ नवीनीकृत कर दिया है? तो ये है ऑप्शन सी नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन में शीर्ष पे रहा चीन, इसने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 132 स्वर्ण पदक। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये हो जाता है ऑप्शन डी फल में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, इसमें जो स्वभाव में जहरीली एक ऐसी चीज़ होती है, तो वो होती है पारे की जो वाष्प होती है इसमें भरी होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जाइलम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन वाले जो पौधा है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से किसी से भी मिला हुआ कच्चा माल है के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर या कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था, यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो सबसे पहला पूर्ण सिंथेटिक जो कि पौधे या जानवर के बिना बनाया गया, कोयले, पानी और हवा से, तो ये कौन सा फाइबर था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। अगला देखते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए 10 जनवरी को। अगला है, ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो किसने किया था अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को? तो वो किया था ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क में। ठीक है, लेमार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन बी नंदन नीलेकणी। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से GST की सिफारिश
के द्वारा की गई थी, मतलब पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी जीएसटी की सिफारिश? तो ये की गई थी विजय केलकर टास्क फोर्स। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया। तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया बेंगलुरु में। चलिए आगे मैथ के क्वेश्चन हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। ये एक समीकरण दिया गया है, तो अभी मैथ के क्वेश्चंस को मैं पूरा सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ अभी आंसर बताते जा रहे हैं, फिर सॉल्व एक अलग से वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर अभी सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ आंसर। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी -3। अगला 140 नंबर प्रश्न है, इसको सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इनको खुद सॉल्व कर कर देखिएगा। अगला देखते हैं, इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए। ये दोनों को योगफल बताना है। ठीक है, तो इनका योगफल क्या होगा आप बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आप लोग करके देखिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है? जो प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है तो वो कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। इन तीनों संख्याओं का मासापा कितना होगा? तो तीनों संख्याओं को आपको मासापा बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी 75। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा? इस अनुपात में अगर 164 को विभाजित करें तो जो 9 वाला छोटे अनुपात जो है उसका भाग कितना होगा, क्या आपको बताना है। तो इसका भाग कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 36 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है? अगर 600 में से 522 नंबर आए हैं तो प्रतिशत में ये कितने हैं तो ये आपको बताने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 87%। अगला प्रश्न देखते हैं, 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा? तो 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 792 रुपये। अगला है, 15% की लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? अगर हानि और इसके लाभ के बीच का अंतर पता है तो हमें क्या बताना है? लागत मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 3200 रुपये। एक खिलौने का अंतिम मूल्य 1800 था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो वो हो जाएगा 1224 रुपये। अगला देखते हैं, तोरशा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों बाद त्रिशा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीनों के अंत लाभ को तोरशा और त्रिशा द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 9 महीनों के लिए। अगला प्रश्न है, एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति आवर रही। तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? दोनों तरफ की जो यात्रा की उसमें उसकी औसत गति कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे x/9 समानुपात 5/y। तो x और y का आपको मान बताना है। तो x y का मान कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी 45, क्योंकि बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के गुणा के बराबर होता है। चलिए, 800 रुपये को 10% की वार्षिक ब्याज दर से निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? ऑप्शन डी 168 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंकों को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंकों को भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं
तो 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या बताइए। टैंक को खाली करने वाले कितने पाइप लगे ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। आगे देखते हैं। सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान इसे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर। देखिए, दो लोग तो रेत का गड्ढा भर रहे हैं और एक क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो तीनों अगर एक साथ कार्य शुरू कर रहे हैं, दो भरेंगे, खाली करने वाला है, तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो पूरा कितने दिनों में भर जाएगा, तो वो भर जाएगा 60 दिनों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो शांत जो पानी है उसमें दो तरफा यात्रा में कितना समय लगेगा, लगेंगे 18 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खम्मा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म की आपको लंबाई बतानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 375 मीटर, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। आगे इसके बाद जो है ना, प्रश्न नंबर 57 से लेके हम लोग सीधा कहाँ पहुँचेंगे, प्रश्न नंबर 114 पे। तो बीच के जो प्रश्न है वो रीजनिंग के प्रश्न है, जिनको अभी मैंने हटा दिया है, उसको मैं अलग से एक वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी सारे रीजनिंग के प्रश्न को। तो अभी देख लेते हैं हम लोग हिंदी का प्रश्न। हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर रीजनिंग के प्रश्नों को अलग से एक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देखिए मालिक, कहार, पाठक, ये तो पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन सा है, योगिनी। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, नायिका, लेखिका, वधु, ये सब तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा धावक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक का बहुवचन होगा। तो शिक्षक का बहुवचन होगा ऑप्शन डी शिक्षक गण। अगला प्रश्न है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें जो रेखांकित पद है कपड़ा, तो ये क्या है, ये है करण कारक। अगला है यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद। तो यह मेरी पतंग है, इसमें क्या पता चल रहा है कि वो अपनी पतंग बता रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो समझदार शब्द जो है वो विशेषण का कौन सा भेद है। देखिए, सार्वनामिक विशेषण नहीं है, संख्या नहीं है, परिणामवाचक नहीं है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अगला देखते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी चर्चित। ठीक है, अगला प्रश्न है धातु कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के उत्तम रूप को, या क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिया के मूल रूप को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 है भूतकाल के कितने भेद हैं। तो भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के भेद हैं ऑप्शन डी 6। तद्भव शब्द बने हैं। तो तद्भव शब्द किससे बने, हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, है संस्कृत में कुछ बदलाव से। तो तद्भव शब्द जो है वो बने हुए हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द पहचानना है। तो ये कान, बंदर, मोर, ये सब तो क्या है, तद्भव शब्द हैं। तो इसमें तत्सम है निद्रा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। कौन सा समूह सही नहीं है, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो पर्यायवाची है आपस में। नारी, महिला, औरत, ये भी आपस में पर्यायवाची हैं। देखिए, पहाड़, पर्वत, पुस्तक, तो पहाड़ पर्वत तो ठीक है, पर पुस्तक क्या है, अलग हो गया, तो यही सही नहीं है। अगला देखते हैं। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द आदान निदान, तो ये बिल्कुल गलत है। प्रदान विदान बिल्कुल गलत है, और आदान समाधान गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आदान प्रदान। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का और अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, अन्य या उसका। और का अन्य तो हो सकता है, उसका नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा या तथा। तो और का मतलब दूसरा भी होता है और तथा भी होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो काम
करना कठिन हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जो काम करना कठिन हो वो होता है ऑप्शन ए दुष्कर। अगला प्रश्न है पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं? नीर नहीं है ये, यहाँ पे गलती होती है, लोग नीर लगा देते हैं। नीर मतलब तो एक पानी का वो हो गया पर्यायवाची। पक्षी पेड़ों पर बनाते हैं अपना नीड़। नीड़ का मतलब होता है घोंसला। अगला प्रश्न है 131 नंबर। अनु उस उपसर्ग से बना शब्द है। तो अनु से कौन बना हुआ है? जिस उपसर्ग लगा होना चाहिए अनु। तो अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है अनुचर, अनुपमा, अनुत्तर। अंतर क्या है? तो ये है अनुचर। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भुलक्कड़ में? तो वो हुआ है ऑप्शन सी अक्कड़ का। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीत धन अंजलि। तो ये हो गया गीतांजलि। अगला देखते हैं सभी मिलकर स्कूल जाता है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सभी मिलकर स्कूल जाता है तो वाक्य का शुद्ध रूप नहीं होगा। तो सभी में तो मिलकर है ही, तो फिर सभी और मिलकर एक साथ भी सही नहीं है। नहीं, ना तो ये जाता सही है ना ये सभी मिलकर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ना तो सभी मिलकर नहीं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखते हैं मैं खाता हूँ, कर्मवाच्य रूप क्या होगा? मैं खाता हूँ में जब हम लोग कर्मवाच्य में इसको परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा मुझसे खाया जाता है। मुझसे खाया जाता है। अगला प्रश्न है मैं रोज पढ़ता हूँ। मैं क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ तो ये किस प्रकार की क्रिया है? रोज का बोल रहा है ना, तो ये है कालवाचक क्रिया। देखिए रोज पढ़ता है। तो चलिए 138 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्न में से योजक चिन्ह है। तो इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आगे है 139 नंबर प्रश्न। यह है घी के दिए जलाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशी मनाना। अगला प्रश्न है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोकी उक्ति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। रस भेद बताइए। जब इसको आप पढ़ेंगे ना तो अलग से आपको अपने आप ही पता चलेगा कि इसमें कौन सा रस अच्छा लग रहा है। देखिए चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। जहाँ तलवारों वगैरह की बात हो रही है तो यहाँ अपने आप पता चल रहा है वीर रस की बात हो रही है ना। युद्ध के मैदान में वीर रस होता है। आगे देखते हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो वो होती हैं ऑप्शन डी 16 मात्राएं। काली घटा का घमंड घटा, अलंकार बताइए। तो ये जो काली घटा का घमंड घटा इसमें अलंकार है तो वो हो जाएगा यमक अलंकार। आगे देखते हैं तो 144 से 148 तक के प्रश्न ये दिया गया एक पैराग्राफ इसमें से, तो इसको आप आराम से पढ़िएगा। देखिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। देखते हैं वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है। तो वनों का मूल्य आंकने का क्या अर्थ है? वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना या वन लगाना। तो वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों का महत्व समझना। अगला प्रश्न है आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो आश्रय स्थल से जो क्या अभिप्राय है? भोजन का स्थान, घूमने का स्थान, क्या है रहने का स्थान या आश्रम का स्थान? इसका अभिप्राय है रहने का स्थान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। तो वनों के संरक्षण का क्या अभिप्राय है? वनों को बचाना। अगला प्रश्न देखते हैं वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तो वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं? तो वन क्या है? वन जो है लकड़ी देकर, छाया देकर। तो वन जो है छाया भी दे रहे हैं, लकड़ी भी दे, लेकिन वर्षा में भी सहायक है। आगे देखते हैं नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? तो नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनों की। जयद्रथ वध जो है किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये तो बहुत पॉपुलर रचना है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। अतीत के चलचित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है और इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। तो ये अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जो कि आप सबको पता है ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये आज का पूरा पेपर कंप्लीट होता है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।